आज हम लोग प्लानिंग और उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा या एट द मोस्ट 5 मार्क का। 8 मार्क का आने का चांस बहुत कम है क्योंकि इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। ना सबसे पहले जब प्लानिंग आएगा और समटाइम्स वो लोग सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बोलेंगे, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली यहां से शुरू करते हैं। मैं आपको बोलूंगा कभी भी एक स्टेप पीछे जाकर ए मीनिंग का आप 2-5 लाइन लिख सकते हो। नाउ जब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट क्या है, काम करना और करवा के लेना लोगों से। जब एक बिजनेस है उसको मैनेज करना है तो तुमको कौन लगेंगे, लोग लगेंगे। लोगों से क्या करवा के लेना है, काम करवा के लेना है। प्लान फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। जब भी हम मैनेजमेंट करेंगे पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग। तो प्लानिंग होता क्या है, तुम क्या सबसे पहले बोलोगे, प्लानिंग इज द बेसिक या फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आखिरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कंट्रोल। नो सिंपल सी भाषा में, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस द थिंग्स टू बी डन इन फ्यूचर। प्लानिंग एक्चुअल हुआ नहीं है, प्लानिंग दो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मारुति ले लो, कितने कार बनाना है, 20 लाख कार साल में वो बनाता है। सो आने वाला साल जो अभी चल रहा है, ऐसे सोचो 2024-25 कितने कार बनाएगा, ये प्लान किया, पहले गोल सेट किया, कितने कार बनाएगा और कैसे बनाएगा। सो प्लानिंग क्या करता है, गोल सेट करता है और ये गोल कैसे अचीव करना है इसका एडवांस में प्लानिंग करता है। एडवांस हुआ में प्रैक्टिकल कुछ हुआ नहीं है, एक्चुअल हुआ नहीं है, होने वाला है। जैसे तुम आने वाले साल में बीबीए करोगे 12th के बाद, सो ये फ्यूचर की बात है। सो प्लानिंग आज डिसाइड करना, भविष्य में तुम क्या करने वाले हो, उसको प्लानिंग बोलते हैं। क्योंकि दिमाग लगता है इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस और लॉजिकल रैशनल। रैशनल क्यों, तुम 4-5 ऑल्टरनेटिव्स करोगे 12th के बाद, बीबीए, बीकॉम, बीएमएस, होटल मैनेजमेंट, लॉ, फिर तुम बोलोगे नहीं बीबीए करना है। तुमने 12th के बाद कितने प्लान किए, 5, इंप्लीमेंट क्या किया, एक। सो इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जहां पे तुम ऑल्टरनेटिव्स तैयार करते हो, फिर उसको सेलेक्ट करते हो, फिर इंप्लीमेंट करते हो और लास्ट में आएगा उसका कंट्रोल। डेफिनेशन कोई भी एक लर्न कर लेना। सो प्लानिंग क्या है, गोल बनाना और गोल अचीव करने के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो तय करना। वापस से रिपीट करता हूं, एक्चुअल हुआ नहीं है, तुम प्लान भविष्य के लिए कर रहे हो, आज कर रहे हो, गोल बना रहे हो, गोल भी प्लानिंग का ही हिस्सा है। गोल अचीव करने के लिए ऑल्टरनेटिव्स बना रहे हो और फिर उसमें से सेलेक्ट कर रहे हो, ये प्लानिंग प्रोसेस है। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, सबसे पहला क्या है, हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। नाउ ये क्लियर ऑब्जेक्टिव्स क्या, इंडिया में आईफोन कितना बनाता है दिन में, 30,000 आईफोन बनाता है। मारुति दिन में 4 से 5 हजार गाड़ियां बनाता है। अपना टू व्हीलर मार्केट करीबन 1.5 करोड़ गाड़ियां का है, उसमें अकेला होंडा का शेयर 50 लाख गाड़ियां साल का है। सो मेरा गोल कैन बी क्वांटिटी ऑफ व्हीकल्स, कैन बी 20% रिटर्न्स, कैन बी दिस टर्नओवर। आज रिलायंस का मार्केट का शेयर्स का भाव कितना है, 20 लाख करोड़। सो तुम क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करो, ऑब्जेक्टिव टारगेट की। अब जैसे होम लोन का, एसबीआई बोलेगा हम चाहते हैं कि 5 लाख करोड़ का लोग होम लोन ले इस फाइनेंशियल ईयर, ये क्या हो गया, गोल हो गया। एक कंपनी बोलेगा हमको 20% रिटर्न चाहिए, एक बोलेगा कि हमको 5,000 करोड़ का नफा चाहिए। सो गोल या तो प्रॉफिट में होगा, या सेल्स होगा, या क्वांटिटी होगा, या रिटर्न्स होगा, या मार्केट शेयर होगा। आज डोमिनोज का इंडिया में 65 to 70% मार्केट शेयर है। सो तुम जब गोल सेट करना, फेसबुक बोलेगा हमको इतने 100 करोड़ सब्सक्राइबर चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है, तो दिस इज हाउ यू सेट द गोल। सो प्लानिंग पहले क्या करता है, गोल या ऑब्जेक्टिव सेट करता है, फिर वो ऑब्जेक्टिव और गोल कैसे अचीव करना है उसके लिए स्टेप्स बनाता है। दूसरा, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। तुमने गोल तो बना लिया, मारुति ने 20 लाख कार बेच रहा है, अब 20 लाख कार बनाने के लिए, बेचने के लिए 20 लाख कार बनाना पड़ेगा। सो प्लान ऑफ एक्शन। अभी प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, हर 3 से 6 महीने में एक नया गाड़ी का लॉन्च। लॉजिक समझ में आ रहा है, वो लोग कैसे प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे, तो जो गाइड करेगा
ताकि तुम राइट चीजें राइट समय में कर सको। अभी मारुति से एक गलती हो गई, ई व्हीकल है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मारुति का कहाँ है? एक भी नहीं है मारुति का। बाकी टाटा ने कब्जा कर लिया है मार्केट, महिंद्रा ने कब्जा कर लिया है बाकी सब आ चुके हैं, बट मारुति ने लाइटली लिया था। आज मारुति पीछे है, टोयोटा भी पीछे है। मारुति और टोयोटा मिलकर ई व्हीकल 2025 में लॉन्च करने वाले हैं। तब तक उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट शेयर चला गया ना, है ही नहीं है। सो उन्होंने जो पाथ ऑफ एक्शन बनाया, उन्होंने ई व्हीकल का प्लानिंग में कंसिडरेशन ही नहीं किया था। आज उनको गलती का वो भुगतना पड़ रहा है। कितना अच्छा बिका होता, बट उनके पास है ही नहीं फिलहाल। नाउ प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। तुम एक चीज नोट करो, अपना जो इंडियन क्रिकेट टीम है, तुम एक आदमी है जो बैटिंग प्रैक्टिस करते ना, जो भी बॉलर डालेगा, बुमराह 140 145 तक जाएगा। बाकी कोई जाता है बहुत मुश्किल से। सबका स्पीड कितना है? 135। उनके एक आदमी है, उसके पास एक रॉड टाइप रहता है और हाथ से ऐसे फट से फेंकता है, देखा है तुमने? बहुत फेमस है वो आदमी, इंडिया बीसीसीआई में बैकअप टीम में है। तो व्हाट हैपेंस, ऐसे टाइप में वो रॉड और जो फट से फेंकता है ना, दैट गोज टू 145 150। तुम निरंतर बैट्समैन को इस स्पीड में प्रैक्टिस करा रहे हो, देन एक्चुअल जब बॉलर्स 150 पे डालते हैं, बैट्समैन को आदत हो जाती है। सो डू यू एग्री, वो परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। जब ये नहीं था, ये जो हाथ से जो टेक्नोलॉजी नहीं था, तो सचिन तेंदुलकर क्या करता था, जहां तक मुझे पता है, जो गीला है ना, उस जो जहां बैटिंग करता था वहां थोड़ा गीला कर देता था, या ऐसा करता था कि बॉल फास्ट आए, फट से आए, गीला बॉल और उसमें भी गीला पिच, ताकि बॉल का स्पीड बढ़ जाए। इससे वो प्रैक्टिस करता था। दिस इज हाउ यू इंप्रूव परफॉर्मेंस, कि तुमने पहले से ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लिया, प्लान ऑफ एक्शन तय कर लिया, देन जब एक्चुअल्स होगा तो तुम्हारा ऑलरेडी प्लान्ड चीजें हैं, तो गड़बड़ी होने का चांस कम रहता है। ये वो वाली बात है, तुमने ट्रिप का प्लान किया, ट्रिप में अच्छा टायर पंक्चर हो जाए तो उसका मशीन ले लिया, एक्स्ट्रा स्टेपनी ले लिया, तुमने पहले से ही पेट्रोल पूरा भर लिया, तो तुम्हारा प्लानिंग अच्छा है, तो रास्ते में दिक्कत आने का चांस कम रहेगा। ठीक है, मिनिमाइजेस द रिस्क। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड एंटिसिपेट द फ्यूचर चेंजेस। नाउ कोका कोला कंपनी, ये जो लेस चिप्स बनाते हैं ना, या कोका कोला बनाते हैं, वो लोग का 24 घंटा मशीन चलता है, एक भी मिनट रुकता नहीं है। उनके पास बैकअप प्लान्स तैयार रहते हैं कि इनकेस, अभी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के पास से आता है। अब गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी यदि बंद हो जाता है, ये लोग का मारुति कंपनी एक भी दिन बंद रही ड्यू टू स्ट्राइक और एनीथिंग, लॉस कितना होता है, कोई अंदाजा है तुमको? 100 करोड़ रुपीस का लॉस होता है उनको। सो ये लोग रिस्क मिनिमाइज करने के लिए, वहां से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया तो बैकअप प्लान्स, ये लोग बैकअप प्लान्स 2-3 तैयार रखते हैं। और बैकअप प्लान नहीं रखा और इमरजेंसी आ गया, देन व्हाट विल यू डू? वंस तुम्हारा बैकअप प्लान रेडी है, देन तुम्हारा रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तुम सपोजिटली एक दुकान में गए, कैश लेके नहीं गए, तुम्हारे पास सिर्फ मोबाइल है, तुमने सोचा पेटीएम फोन पे से, लेकिन वहां पे रेंज सडनली चला गया, तो क्या करोगे? दुकानदार तो देगा नहीं, वो बोलेगा उधारी नहीं। अब तुम्हारे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश होता तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ रहता ना। सो मिनिमाइज द रिस्क के हिसाब से तुम सब लेके जा रहे हो। तुम यूपीआई फर्स्ट प्रायोरिटी रख रहे हो, लेकिन यूपीआई नहीं चला किसी कारणवश, कभी कभार रेंज का प्रॉब्लम आता है, देन तुम्हारे पास कैश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का बैकअप है। तो प्लानिंग एक प्रकार का रिस्क मिनिमाइज करने के लिए बैकअप प्रोवाइड करता है। उसके बाद प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ सेमीकंडक्टर्स का। मोबाइल में क्या लगता है? चिप्स लगता है। कार में क्या लगता है? वो सेमीकंडक्टर्स, वो चिप है ना, सबको लगता है, मोबाइल को, वॉशिंग मशीन को, कार्स को। कोविड के टाइम में इसमें वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी कौन सा है? ताइवान सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, TSMM। ये वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है, और वो इतना बड़ा है कि रिलायंस से भी बड़ा है वो कंपनी। एशिया में रिलायंस से बड़ा है वो ताइवान का सेमीकंडक्टर्स कंपनी है। अब ताइवान, ये जो कंपनी वर्ल्ड वाइड सप्लाई करता है, इंडिया के सारे कार कंपनीज इस पर निर्भर। कोविड के टाइम में किसी एम्प्लॉय को कोविड हो गया, तो इन्होंने फैक्ट्री बंद रखा।
अब इंडिया का बैंड बन गया, सब कार लाइन का प्रोडक्शन कम हो गया, मोबाइल का प्रोडक्शन कम हो गया। क्यों? चिप्स ही नहीं आ रहे, तो आप बनाओगे कैसे? देन जितने चिप्स आ रहे थे तो मारुति क्या बोलेगा, भाई क्या करेंगे, सबसे ज्यादा ये इसके डिमांड है तो इसमें डालो। तुम रिसोर्सेस का क्या करोगे? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। यदि तुम्हारे गाड़ी में पेट्रोल या बैटरी बहुत कम बचा है तो तुम फास्ट नहीं चलाओगे, तुम माइलेज जो सबसे बेस्ट मिले या कम से कम पेट्रोल या बैटरी जले वैसे चलाओगे। सो तुम रिसोर्सेज का प्लानिंग ठीक से करो तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे तुमने बोला यहाँ से मुंबई टू पुणे जाना है और पेट्रोल लगेगा से 10 लीटर्स, तो तुम, और क्लियर बोला गया तुमको 10 लीटर्स के ऊपर तुमको अपने जेब से डालना पड़ेगा। नाउ व्हाट विल यू डू? तुम गाड़ी 100 120 140 की स्पीड से नहीं भगाओगे, 80 100, ताकि माइलेज बराबर मिले। सो दिस इज व्हाट इज ऑप्टिमम। तुमने प्लान किया तो तुम रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल बराबर करोगे। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। नाउ अभी देखो 2023 का ईयर है, हाइब्रिड कार पता है ना, जिसमें बैटरी भी रहता है और इंजन भी रहता है। सो सिग्नल में जब सिग्नल में इंजन से शिफ्ट हो जाता है बैटरी में तो माइलेज क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। 2023 में इंडिया में हाइब्रिड कार्स ज्यादा बिके इलेक्ट्रिक व्हीकल से, क्योंकि हाइब्रिड कार को बैटरी तुमको घर पे लेके जाके चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती या सॉकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सॉकेट आजकल सब जगह नहीं मिलता। सो हाइब्रिड कार ज्यादा बिका। सो डिसीजन मेकिंग क्या है? अब मारुति का ग्रैंड विटारा है ना, वो हाइब्रिड गाड़ी है। तो उन्होंने, जब तुम प्लान करते हो तो तुम क्या करोगे? ऑल्टरनेटिव तैयार करोगे, हाइब्रिड, ई व्हीकल, ठीक है, अभी हाइड्रोजन व्हीकल भी भविष्य में आने वाले हैं, क्या क्या है। देन तुमको डिसाइड करना है प्रायोरिटी किस पे देना है। मारुति ने प्रायोरिटी हाइब्रिड को दिया, ठीक है। अच्छा, वो उन्होंने टाइप किया टोयोटा के साथ, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया। एक इन्होंने हाइब्रिड लॉन्च किया ग्रैंड विटारा, और टोयोटा का हाई राइडर सुना है? ये दोनों मारुति और टोयोटा ने मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इनको लगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ये सच बात है कि पिछले साल हाइब्रिड, लेकिन ये साल लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि हाइब्रिड पे टैक्सेस 42%, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे टैक्स बहुत कम है। सो डिसीजन मेकिंग में जब तुम ऑल्टरनेटिव्स तैयार करते हो, अलग अलग प्लान बनाते हो, तो तुमको इंप्लीमेंट एक करना है, और जो बेस्ट है फिलहाल के टाइम्स के लिए तुम वो इंप्लीमेंट करोगे। अच्छा, एक और हुआ, अभी तुम नोट करो, अभी का जमाना जो किराना शॉप है वो ट्रेडिशनल किराना शॉप बैठेगा, लोग आएंगे और लेके जाएंगे। अभी किराना शॉप की बैंड बजी हुई है। क्यों? सब 10 मिनट जेप्टो ऑनलाइन दे रहा है, स्विगी का इंस्टा ऑनलाइन दे रहा है, और ऑनलाइन मतलब ऑर्डर करो 10 मिनट के अंदर। सब भारत में करीबन 1.5 करोड़ किराना शॉप्स, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ किराना शॉप्स को पिंच हो रहा है। क्यों? तुम ऑर्डर 10 मिनट में, एक तो डिस्काउंट मिलेगा, 10 मिनट में मिलेगा, क्वालिटी फ्रेश मिलेगा, तो इसलिए किराना शॉप्स वाले का टर्नओवर कम हो रहा है, क्योंकि डीमार्ट ऑलरेडी सस्ते में देता था। तो तुम डीमार्ट नहीं जा पा रहे हो तो तुम ऑनलाइन। अच्छा, तुम अभी डीमार्ट में जाओ, वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है बाहर, फर्स्ट 3 होम डिलीवरी फ्री। इसका मतलब डीमार्ट ने भी होम डिलीवरी शुरू कर दिया, जो अब तक नहीं था। उनको भी पता चल गया कि कस्टमर, सब मार्केट ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, और यदि किराना शॉप ने अपग्रेड नहीं किया टेक्नोलॉजी बेस्ड, किराना शॉप ज्यादा टिकेगा ही नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो जब तुम डिसीजन मेकिंग लेते हो तो तुमको अपने शॉप को ऑनलाइन करना ही पड़ेगा। अच्छा, वो भी जाने दो, भाजी वाले जो है ना, अभी एक नया हमारे इधर एक सिंपली वेज करके, बुक माई वेज ऐसे कुछ तो आया है। तुम ऑनलाइन प्राइसिंग करते हो, प्राइसिंग बहुत कॉम्पिटिटिव रहता है। ऑर्डर करो 10 मिनट में तुम्हारा, अच्छा तुम एक 10 रुपए का नींबू ऑर्डर करो तो भी लाके देता है वो। कौन भाजी वाले के पास जाएगा इतना? लॉजिक समझ में आ रहा है? सो ये नया ट्रेंड आ रहा है। तो जब तुम डिसीजन मेकिंग करोगे तो तुमको डिजिटल पकड़ के करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूज्ड इन स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। एक बात बताओ, तुम जब प्लान करते हो और जब एक्चुअल होता है, अब फॉर एग्जांपल तुम सोचते हो कि 80% लाना है, या दिन में 2 घंटा पढ़ाई करना है, 1 घंटे 30 दिन बाद तुम चेक करते हो, होना कितना चाहिए था 60 आवर्स, हुआ कितना 40 आवर्स, कुछ तो कमी रह गई ना। सो व्हाट हैपन्स, जब तुमने प्लानिंग सेट किया और एक्चुअल के साथ कंपेयर किया तो पाया कि तुम्हारा प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा है, तो तुमने यदि
अपना एक्चुअल्स को चेंज नहीं किया तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स और तुम्हारा जो गोल 80% का अचीव नहीं होगा। सो प्लानिंग सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, क्यों? क्योंकि जब तुम एक्चुअल कंपेयर करते हो प्लानिंग के साथ और पाते हो कुछ कमी हो रहा है, अब वो वाली बात है। जब तुमने, जैसे थर्मोस्टेट है ना, वो 40-50 डिग्री में आके अपने आप बंद हो जाता है, 40 डिग्री में आके, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। वो सेट नहीं किया तो ब्लास्ट होना ही है वो। या एसी का ठंडक एक लेवल बाद कंप्रेसर काट देता है ना, एसी यदि ठंडा एक लेवल तक हो गया तो कंप्रेसर कनेक्शन काट देता है। वैसे ही एसी ले लो, फ्रिज ले लो, वैसे ही काम करते हैं। कंप्रेसर 24 डिग्री का कूलिंग हो गया तो कंप्रेसर कट जाएगा, मीन्स फिर नेचुरल। और फिर जब वापस 27 हो गया, वापस कंप्रेसर चालू होकर टेम्परेचर 24 कर देगा। ये एसी इस प्रकार से वर्क करता है। सो प्लानिंग का मैकेनिज्म के साथ एक्चुअल के साथ कंपैरिजन होता है और उसको रेक्टिफाई नहीं किया तो ब्लास्ट होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? जब तुम गीजर में पानी चलाते हो, उसमें टेम्परेचर 40, 42, 45 के बाद उसने काटा नहीं तो बढ़ते जाएगा ना टेम्परेचर, तो उसमें मैकेनिज्म रहता है। सो प्लानिंग यदि किया और एक्चुअल के साथ कंपैरिजन नहीं किया तो प्लानिंग करके फायदा क्या? तभी तो तुम इंप्रूवमेंट लाओगे ना कंपनी में। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन फॉर ऑल एक्टिविटीज। अब ये पॉइंट क्या है? मारुति ने बोला, सेल्स वालों ने बोला दिन में 4000 कार बनाना है। किसको बनाना पड़ेगा? प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन परचेज के पास जाएंगे, भाई 4000 इंजन तो दो। परचेज जाएंगे फिनेंस के पास कि इंजन खरीदने के लिए पैसा तो दो। फिर एचआर वाले बोलेंगे कि हमको इतने लोग काम पे लगाने हैं तो लोग चाहिए। सो देखो, पहले सेल्स वाले ने गाड़ी कितना बिकेगा डिसाइड किया, प्रोडक्शन वाले ने बनाने का डिसाइड किया, परचेज वाले ने खरीद के दिया, फिनेंस वाले ने पे किया, एचआर वाले ने लोग दिए। पांचों में यदि प्लानिंग किसने शुरू किया? सेल से। कहाँ गया? प्रोडक्शन से, परचेज से, फिनेंस, एचआर। यदि पांचों में कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो तुम्हारा प्लानिंग बिगड़ता है। सो कोऑर्डिनेशन करता है ना, एक जन ने किया सेल्स डिपार्टमेंट तो सबका रोल आ जाता है, प्रोडक्शन और परचेज। तो बोलने का तात्पर्य है कि हर एक्टिविटी इन द बिजनेस एक दूसरे से कनेक्टेड और लिंक्ड है। तुम नासिक के अच्छे कंपनीज में चले जाओ, कई बार प्रोडक्शन रुक जाता है क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल नहीं खरीदा, फिर हल्ला हो जाता है, भागोरटी हो जाती है। मतलब गड़बड़ी कहाँ हुआ है? प्रोडक्शन और परचेज का नहीं हुआ है। कई बार प्रोडक्शन और मेंटेनेंस का झगड़ा होता है। प्रोडक्शन वाले बोलते हैं मेंटेनेंस को तुमने मशीन मेंटेन नहीं किया, मेंटेनेंस वाले बोलते हैं प्रोडक्शन तुम रफली मशीन यूज करते हो। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन की कमी। अब प्लानिंग पैरामीटर रख दिया कि मशीन को इस लेवल पे ही ऑपरेट करना है तो प्रॉब्लम नहीं आवे, ठीक है। फिर फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। अभी एक बात बताओ, मैंने प्लान कर दिया 4000 गाड़ी बनाने का, फिर मुझे क्या लगेगा? मैन, मशीन, मनी, मटेरियल लगेगा, फिर मुझे स्टाफ लगेगा, फिर मुझे लोगों से काम करवा के लेना पड़ेगा और कंट्रोल कि जितना 4000 गाड़ी बनाने का सोचा था उस हिसाब से चल रहा है कि नहीं। सो बाकी जो मैनेजमेंट फंक्शन है ना प्लानिंग के अलावा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग है तो ये चारों फंक्शन है, ये पांचों मिलकर काम करते हैं और ये पांच को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और लास्ट में प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अभी इन्वेंशन और इनोवेशन का फर्क समझो। एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया, वो इन्वेंशन था, लेकिन जब कमर्शियली बेचा तो एक कंपनी शुरू की जिसका नाम जीई है, जनरल इलेक्ट्रिक। वो एरोप्लेन के इंजन कुछ बनाते हैं, बहुत फेमस कंपनी है, रिलायंस से भी बड़ी कंपनी है। सो बोलने का तात्पर्य, प्लानिंग में तुमने कुछ नया इन्वेंट किया तभी तो कमर्शियली तुम बेचोगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो जब, जैसे कि फेसबुक जब लॉन्च हुआ था तब एडवर्टाइजमेंट कहाँ थे? स्टार्टिंग में नहीं थे। फिर उनको आइडिया आया कि इतने सारे सब्सक्राइबर्स है, क्यों ना हम थोड़े एडवर्टाइज डालें। अभी आता है ना शॉर्ट्स या रील्स में एड्स, तो फेसबुक भी कमाता है, बनाने वाला भी कमाता है। सो प्लानिंग एक प्रकार के नवे नवे आइडियाज क्रिएट करता है जिससे कि तुम्हारा कमाई बढ़ सके। अब इसका ही ले लो, सैमसंग का, उनका जिप को फोल्डेबल फोन है ना, उन्होंने एक और पेटेंट कराया, डबल फोल्ड, मतलब 3 भाग होंगे उसके, बीच का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये पेटेंट कराया हुआ है, अभी तक लॉन्च नहीं किया उन्होंने, बट पेटेंट करा के रखा है। सो अगले साल एक्सपेक्ट करो, मतलब अभी सिंगल फोल्ड है ना, डबल फोल्ड में आएगा। उनको पता है मार्केट बदल रहा है, लोग, टैब का एक प्रॉब्लम है, तुम कैरी का प्रॉब्लम है। मुझे टैब कैरी करने में दिक्कत होगी, बट फोल्डेबल वो मुड़ जाता है, मेरा जेब में बैठ जाएगा, ट्रिपल फोल्डेबल। समझ में आ रहा है? डबल फोल्डेबल।
तो ये दिमाग लगाकर उन्होंने पहले से तैयारी करके रखा है। और डोंट यू थिंक सो एप्पल भी सोच रहा होगा फोल्डेबल का मार्केट तो चल रहा है, क्योंकि सैमसंग ने लॉन्च किया वो देखकर मोटरोला ने लॉन्च किया, और किसने, Xiaomi या हाँ ओप्पो ने लॉन्च किया, वन प्लस ने भी लॉन्च किया, सब उतर रहे ना मार्केट में। एप्पल को झक मार के आज नहीं तो कल उतरना पड़ेगा। सो इनोवेटिव आइडिया तो लाना। हाँ, अभी इनोवेटिव कितना मतलब फोल्ड करने के बाद भी खराब ना हो या और क्लैरिटी बढ़े, उस पर कंपटीशन होगा। बैटरी भी तो ज्यादा लगेगा। सब इनोवेशन अभी उस दिशा में जाएगा। हो सकता है भविष्य के फोन्स फोल्डेबल, क्योंकि तुम 6 6.5 के ऊपर 7 करोगे 8 करोगे तो जेब में नहीं बैठेगा, उनको साइड से फैलाना पड़ेगा। साइड से फैलाने का एक, लेकिन साइड से फैलाया तो जेब में बैठता नहीं, तो फोल्डेबल एक अच्छा पर्याय। यही तुम्हारा इनोवेटिव आइडिया से बना है। और सैमसंग ने तो अभी से ही डबल फोल्डेबल का भी पेटेंट करा है, मतलब वो लोग तैयार भी है, बस अब देखते कब लॉन्च करते हो। आया समझ में 10 पॉइंट। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग।